मदीहा अभी भी अदनान के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ हिम्मत करके वो एक गहरी सांस लेकर दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से वही अदनान की गहरी आवाज आती है, कम इन। उसकी मंजूरी मिलते ही मदीहा अंदर जाती है तो अदनान अभी भी सोफे पर बैठा कोई फाइल में मसरूफ था। वो जल्दी से जाकर मग कॉफी टेबल पर रखती है और फुर्ती के साथ पलटकर मेन दरवाजे की तरफ जाने लगती है। तभी उसके कानों में अदनान की भारी आवाज आती है, जितनी स्पीड से गई हो उतनी ही स्पीड से यू टर्न लेकर वापस आओ। उसकी आवाज सुनकर मदीहा के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। कहाँ उसने सोचा था चुपचाप जल्दी से कॉफी रखेगी और वापस आ जाएगी, पर अदनान के सामने उसकी कहाँ चलती है। वो मजबूरी में वापस मुड़कर उसकी तरफ जाती है और सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। वहीं अदनान जो कब का अपनी फाइल बंद कर उसे ही देख रहा था, उसे देखते हुए ही काफी का मग उठाता है और पीने लगता है। इस बीच उसने एक मिनट के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटाई थी। वो बस एकटक उसे निहार रहा था बिना किसी भाव के। वहीं मदीहा को उसकी नजरें महसूस तो हो रही थी पर उसने नजरें नहीं उठाई। उसे पता नहीं क्यों खतरे की घंटी सुनाई दे रही थी और उससे अब और वहां खड़े नहीं हुए जा रहा था, क्योंकि अदनान कुछ कह तो नहीं रहा था, बस उसे घूर रहा था। वो कुछ देर और वैसे ही खड़ी रहती है, पर जब उसके सब्र की इंतहा हो जाती है तो अपना सिर उठाकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, आपको कुछ काम था? वो एक्चुअली अम्मी बुला रही थी मुझे। अदनान जो अब तक अपनी कॉफी पी चुका था मग टेबल पर रखते हुए कहता है, तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से मुझे कितनी ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा। उसके इस सवाल पर वो नासमझी में अदनान को देखकर पूछती है, मतलब? अदनान एक गहरी सांस लेकर सीरियस आवाज में कहता है, आज तुम्हारे प्रिंसिपल सर ने मुझे बहुत कुछ कहा। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैंने उन्हें सॉरी कहा, वरना वो तो तुम्हें कॉलेज से निकालने वाले थे। उसकी बात सुनकर मदीहा मायूसी से कहती है, क्या क्या सच में उन्होंने आपकी इंसल्ट की? तुम्हें क्या लगता है मैं इतना फ्री बैठा हूँ जो तुम्हें झूठ बोलूंगा? उन्होंने कहा है अगर तुम इस बार मिड टर्म एग्जाम में 90% नहीं लाई तो वो तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। अदनान की ये बात सुनकर मदीहा हैरानी में लगभग चीखते हुए कहती है, क्या? कितने परसेंट? अदनान अपनी सीरियसनेस में कुछ और इजाफा करते हुए बोला, 90%, और अगर उससे एक नंबर भी कम हुआ तो वो तुम्हें निकाल देंगे। उसकी बात सुनकर मदीहा घबराते हुए कहती है, क्या क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कभी 60% से ऊपर नहीं लाया और आप कह रहे हैं 90% लाना पड़ेगा। अब तुम एक बेहद बेवकूफ, अहमक और एक नंबर की नामाकूल हो, ये उन्हें थोड़ी पता है। जाहिर है वो उम्मीद तो लगाएंगे। अदनान की बात सुनकर वो जरा मायूसी से कहती है, मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ। ओह अच्छा, तो क्या हो तुम? जरा मेरे इल्म पर भी उजाला डालो तो मुझे पता चले। मदीहा उसकी बात सुनकर हड़बड़ा जाती है, फिर कुछ अटक कर कहती है, माना कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें मैं बहुत अच्छी हूँ। अदनान अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए बोला, ओह रियली? मदीहा सिद्दीकी किस चीज में अच्छी हैं? और हमें तो पता ही नहीं, जरा बताने का तकल्लुफ उठाएंगी आप? मदीहा कुछ सोच कर बोली, मैं ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ। अदनान उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, आखिरी बार कब की थी तुमने ड्राइंग? उसकी बात सुनकर मदीहा अपने जहन पर जोर डालकर सोचते हुए कहती है, शायद फर्स्ट क्लास में, क्योंकि उसके बाद से तो मेरे सारे प्रोजेक्ट आप करते आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर अदनान नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, और किस चीज में अच्छी हैं आप? वो आप सब पर जोर देते हुए बोला, क्योंकि वो जब भी मदीहा को परेशान करता था तो बाकायदा इज्जत से ही करता था। मैं कुकिंग अच्छी करती हूँ। इस काफी के अलावा आखिरी दफा क्या बनाया था तुमने? मदीहा कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने ना 10th के एग्जाम के टाइम पर मैगी बनाई थी, थोड़ी सी जल गई थी, बाकी तो ठीक बनी थी। उसकी बात सुनकर अदनान उसे घूरते हुए कहता है, समझ गया। मदीहा नासमझी से बोली, क्या समझ गए आप? अदनान उसे घूरते हुए बोलता है, यही कि तुमसे पढ़ाई में नहीं बल्कि हर काम में डफर हो। उसकी बात सुनकर मदीहा का चेहरा लटक जाता है, पर तभी अदनान बिना उस पर ध्यान दिए आगे कहता है, खैर बाकी कुछ तो मुझे नहीं पता, पर तुम्हारे प्रिंसिपल सर ने तो यही शर्त रखी है कि अगर तुम्हारे 90% नहीं आए तो वो तुम्हें कॉलेज से निकाल देंगे या फिर चाचा जान को कॉल करेंगे। मदीहा घबराते हुए बोली, पर मैं इतना कैसे पढ़ूंगी? मैंने तो कभी ठीक से पढ़ाई नहीं करी और इतना सारा सिलेबस है, मेरा तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, कोई चैप्टर नहीं पढ़ा मैंने, और एग्जाम तो 1 महीने बाद है, मैं कैसे लाऊंगी 90%? उसे इस तरह परेशान होता देख अदनान के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी, जिस पर मदीहा का ध्यान नहीं गया था। वो उसे इस तरह परेशान होता देख अपने मन में बोला, अब फंसी मछली जाल में। फिर वापस अपना चेहरा सीरियस करते हुए कहता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। आप कैसे करेंगे मेरी हेल्प? मदीहा बोली, तुम्हें पढ़ाकर।
अब देखो, प्रिंसिपल सर के सामने मैं गया था, यानी कि मेरी इज्जत भी दांव पर लगी है। और अगर तुम्हारे परसेंटेज कम आए तो इनडायरेक्ट मेरी रेपुटेशन पर बात आएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। इसलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, रोज 2 घंटे। उसकी बात सुनकर मदीहा उसकी तरफ देखने लगती है। वैसे तो वो अदनान के साथ 1 मिनट नहीं रहना चाहती थी, पर फिलहाल वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी थी, क्योंकि अगर घर वालों में से किसी को भी पता चलता तो उसके साथ जो होता उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता था। इसलिए वो कुछ सोच कर कहती है, ठीक है। उसकी बात सुनकर अदनान के चेहरे पर कोई भाव नहीं आते, पर उसकी आंखों में चमक जरूर आ गई थी। इतनी देर से जो वो एक के बाद एक झूठ बोले जा रहा था, अब जाकर उसका मेन मकसद पूरा हुआ था। और वहीं मदीहा बेचारी, उसने तो उसकी बातों पर ऐसे विश्वास कर लिया था जैसे वो बिल्कुल सच बोल रहा हो, और करे भी क्यों नहीं। अदनान जैसा इंसान कभी झूठ बोल सकता है, ये तो उसने कभी नहीं सोचा होगा। ठीक है, कल से शुरू करते हैं, अभी तुम हमेशा की तरह दफा हो सकती हो, अदनान ने कहा। उसकी बात सुनकर मदीहा जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर टेबल पर से कप उठाती है और जाने ही वाली होती है, पर अचानक उसका पैर कालीन में फंसता है और वो गिरने ही वाली होती है कि अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से अपनी तरफ खींचता है और वो सीधा उसके सीने से जा लगती है। इस वक्त हाल कुछ ऐसा था, अदनान सोफे पर बैठा हुआ था और मदीहा पूरी तरह से उस पर झुकी हुई थी। यहाँ तक कि मदीहा के हाथ अदनान के सीने पर थे। दोनों का चेहरा इतना करीब था कि कोई भी जरा सा हिलता तो दोनों की नाक टच हो जाती। मदीहा और अदनान दोनों की धड़कनें तेज हो गई थी, मदीहा की डर और घबराहट के कारण और अदनान की मदीहा के कुर्बत के कारण। अदनान एकटक मदीहा के मासूम से चेहरे को देख रहा था, जो बिल्कुल उसके चेहरे के पास था। वहीं मदीहा की आंखें डर से बंद थी, पर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, अदनान को इतने करीब देखकर डरते हुए पीछे होती है। अदनान जिसका ध्यान उस पर ही था, वो वापस सेंस में उसके दूर जाने से आता है और अपने कोल्ड ऑरा में आकर कहता है, एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे। मदीहा डरते हुए बोली, सॉरी, वो बेख्याली में गिर गई। अदनान एक गहरी सांस लेकर बोला, लीव। उसके गुस्से से डरकर वो जल्दी से मग उठाकर वहां से भाग जाती और अदनान बस उसे जाता देखता रह जाता है। रात के खाने के वक्त डाइनिंग टेबल पर सभी घर वाले मौजूद थे और बड़े पुरसुकून से खाना खा रहे थे। तभी रुखसार जी कहती हैं, इस संडे खान साहब के छोटे बेटी की शादी है। सही जी कुछ सोचते हुए बोले, ये तो वही अब्बू के पुराने दोस्त है ना, 2 साल पहले इनके बड़े बेटी की शादी हुई थी, तब हम लोग नहीं जा पाए थे, मदीहा की तबीयत खराब थी तब। हाँ, वही पिछली बार जा नहीं पाए थे, इसलिए इस बार पूरा परिवार जाएगा। उन्हें बहुत बुरा लगा था लास्ट टाइम, रुखसार जी बोली। उनकी बात सुनकर मदीहा कुछ सोचते हुए कहती है, दादी ये वही दोस्त है ना दादा जान के, जो बहुत सारे गिफ्ट्स लाते थे। रुखसार जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये वही है। अम्मी, उनका बड़ा बेटा अदनान से छोटा था 2 साल, तो छोटा वाला तो और छोटा होगा, अभी से शादी। सिफाजी बोली, नहीं बहू, शादी की तो यही उम्र होती है। उनका छोटा बेटा और बड़े बेटे की तो माशाल्लाह से 2 लड़कियां भी हैं, रुखसार जी बोली। फिर थोड़ा मायूस होकर अदनान को देखते हुए कहती हैं, जो इन सबको बड़ी अदा के साथ इग्नोर करते हुए खाना खा रहा था। अब देखो ना, अदनान से छोटा है पर शादी भी हो गई और बच्चे भी, और एक हम है इंतजार में कि कब हमारे यहाँ भी कुछ खुशियाँ आएंगी। सभी लोग उनकी बात की डायरेक्शन को बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि अब वो क्या कहना चाह रही हैं। नाजी जी उन्हें सपोर्ट करते हुए बोली, अम्मी अब आप अदनान का भी निकाह पढ़वा दीजिए। रुखसार जी मायूसी के साथ बोली, अरे बहू, मैं तो कब से कह रही हूँ, यही है जो मना कर रहा है कि शादी नहीं करनी। पता नहीं कि वो कौन सा मुहूर्त होगा जब इसके मुंह से हाँ निकलेगी। उसकी बात सुनकर अदनान, जो अभी भी खाना खा रहा था, बिना उनकी तरफ देखे बड़े शांत अंदाज में कहता है, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, मैंने बस ये कहा है कि अभी नहीं करनी। रुखसार जी चिढ़कर बोली, बेटा तुम 29 के होने वाले हो और मैं पिछले 5 साल से यही सुनती आ रही हूँ, और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि मदीहा की शादी भी हो जाएगी और बच्चे भी हो जाएंगे, पर तेरी बहू नहीं आएगी। उनकी बात सुनकर मदीहा, जो इन सब ड्रामे को इग्नोर करके अपना खाना खा रही थी, एकदम से चौंक जाती है और सबकी तरफ देखने लगती है। यकीनन उसके लिए ये सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो गई थी। वही अदनान भी फाइनली खाने की प्लेट से नजरें हटाकर सामने बैठी मदीहा को देखते हुए बड़े अजीब से अंदाज में कहता है, फिक्र मत कीजिए, क्या पता मेरी और मदीहा की शादी और बच्चे साथ में ही हो जाए। उसकी इस बात का मतलब कोई ठीक से समझा नहीं था। सबको लग रहा था कि वो ये कह रहा है कि वो तब तक शादी करेगा जब मदीहा करेगी, पर मदीहा को ना जाने क्यों उसकी बात और नजरिया बड़ा अजीब सा लगा। एक पल को उसकी पूरी बॉडी जैसे कांप गई। रुखसार जी बोली, अरे भाई ये क्या बात हुई, और वैसे भी तू शादी कर लेगा तो उसकी शादी तक एक नया इंसान आ जाएगा मदद कराने के लिए। नाजिया जी बोली, हाँ नान अम्मी ठीक कह रही है बेटा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए।
अदनान अपनी जगह से खड़ा होकर नाजिया जी की तरफ देखकर कहता है, चाची अभी वक्त नहीं आया है और आप चिंता मत कीजिए, मेरी शादी पर तो आप डबल हैप्पी होगी। इतना कहकर वो बिना किसी की परवाह की वहां से चला जाता है और वहीं बाकी सब लोग बस उसे देखते रह जाते हैं। ऊपर से उसका रवैया कभी किसी को समझ ही नहीं आता था और उसका गुस्सा जिसे ना चाहते हुए भी सब डरते थे। रुखसार जी परेशान होते हुए बोली, ये लड़का ना किसी दिन मुझे हार्ट अटैक दिलाएगा। सिफा जी जो इस वक्त बिल्कुल खामोश थी वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप लोग कोशिश क्यों करते हैं, आपको पता है वो किसी की बात नहीं मानेगा, इसलिए तो मैंने कहना छोड़ दिया। अब उसे जब शादी करनी होगी जिससे करनी होगी वही करेगा, हमारी जबरदस्तियां उस पर काम नहीं आने वाली। उनकी बात सुनकर सभी खामोशी से डिनर करने लगते हैं। वहीं मदीहा को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। पता नहीं क्यों बार बार उसके जहन में एक ही बात आ रही थी, जब अदनान ने कहा था कि वो उसके साथ ही शादी करेगा। ऐसे ही सब खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। वहीं सोफिया नाजिया जी और सिफा जी की मदद कराने लगती है, पर मदीहा अपने कमरे में आ चुकी थी। उसे बेचैनी अभी भी हो रही थी। वो कुछ सोचकर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है, पर वहां भी उसे जब सुकून नहीं आता तो खुद से ही झुंझलाते हुए कहती है, हद है, ये बात मेरे जहन से निकल क्यों नहीं रही और मुझे बेचैनी क्यों हो रही है। उफ, उन्होंने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि वो जब मेरी शादी होगी तभी खुद भी शादी करेंगे, फिर इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे, और ये अनजाना डर किस बात का है। बहुत देर तक भी जब उसका मन शांत नहीं होता तो वो एक किताब उठाकर गार्डन में चली जाती है। जब भी वो परेशान होती थी तो वो वहीं बैठकर किताबें पढ़ा करती थी, इससे उसे अच्छा लगता था। इधर अदनान अपनी बालकनी में खड़ा किसी क्लाइंट से बात कर रहा था, तभी उसकी नजर मदीहा पर जाती है, जो पतली सी शॉल ओढ़े गार्डन में रखी एक कुर्सी पर सिकुड़ कर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। वो अपना फोन काट कर उसे एकटक देखता रहता है, फिर वहां से चला जाता है। इधर मदीहा गार्डन में बैठी पूरी फोकस से किताब पढ़ रही थी। उसे नॉवेल्स का बहुत शौक था। जब भी वो मायूस या उदास होती कोई रोमांस नॉवेल पढ़ने लगती थी। उसके लिए ये एक थेरेपी की तरह था। फिलहाल भी उसका ध्यान नॉवेल पढ़ने में ही था कि तभी अचानक कोई उसके हाथ से नॉवेल ले लेता है। वो गुस्से में उस शख्स की तरफ देखती है तो अदनान को देखकर डरते हुए जल्दी से खड़े होते हुए कहती, आप यहाँ कुछ चाहिए। अदनान उस नॉवेल को पलट कर देखता है तो उसका टाइटल था हर साइलेंट लवर। अदनान वापस मदीहा को देखकर बोला, कभी इतने ध्यान से सिलेबस की किताबें पढ़ी हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे मेरी बुक दीजिए प्लीज, मदीहा बोली। अदनान बुक अपनी तरफ करते हुए इसकी बात अनसुनी करके कहता है, समझ भी आता है क्या लिखा होता है इन किताबों में, तुम्हारे छोटे से दिमाग को। मदीहा नाराजगी में बोली, आपको मसला क्या है, मुझे वापस दीजिए मेरी बुक। इतना कहकर वो बुक लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर अदनान पहले ही बुक ऊपर कर देता है और शरारती अंदाज में कहता है, लेकर दिखाओ। मदीहा बेचारी उसके कंधे तक तो आती नहीं थी ठीक से। वो उचक उचक कर उसके हाथ से बुक लेने की कोशिश करती है, पर नाकामयाब रह जाती है। अब भाई कहाँ वो 6 फुट 2 इंच का लंबा चौड़ा शख्स और कहाँ वो 5 फुट 2 इंच की नाजुक सी लड़की। थक हार कर वो झुंझलाते हुए गुस्से में कहती है, आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? आप ऐसा ही करते हैं बचपन से, मुझे परेशान करते हैं और हर चीज जो मुझे पसंद होती है वो छीन लेते हैं। उसकी बात सुनकर अदनान हल्का सा उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहता है, तुम्हें पसंद भी तो हर चीज आ जाती है और जो पसंद आना चाहिए उसकी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखती। मदीहा को उसकी कोई बात समझ नहीं आती, पर उसे ऐसे अपने पास देखकर वो उससे थोड़ा दूर होते हुए कहती है, आप ही रख लीजिए और इसे पढ़ लीजिएगा, क्या पता इसे पढ़कर आपको किसी में कुछ इंटरेस्ट आए और दादी और बड़ी मम्मी की जरा परेशानी खत्म हो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से अपनी तरफ खींचता है और वो सीधा उसके सीने से जाकर लगती है। उसके इतने करीब होने से मदीहा उससे दूर होने की कोशिश करने लगती है, पर अदनान की पकड़ मजबूत थी। वो उसके करीब आकर कहता है, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? क्योंकि आप जरा ज्यादा समझदार हैं। अब छोड़े मुझे, अंदर जाना है। इतना कहकर वो फिर छूटने की कोशिश करने लगती है। वहीं अदनान उसकी कमर पकड़कर उसे थोड़ा सा ऊपर उठाता है और वैसे ही गोद में लिए अंदर जाने लगता है। उसकी ये हरकतें देखकर मदीहा उसकी गोद से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए मुझे। अदनान हल्का मुस्कुराते हुए बोला, मन नहीं है। अब तक वो लोग अंदर आ गए थे। हॉल में कोई नहीं था तो उन पर किसी की नजर नहीं गई। अदनान मदीहा को नीचे उतारकर उसकी बुक से हल्का सा उसके सर पर मारते हुए कहता है, चलो अब दफा हो अपने कमरे की तरफ या गोद में लेकर छोड़ आऊं। उसकी बात सुनकर मदीहा जल्दी से वहां से भाग जाती है, पर उसकी बुक अदनान के पास ही रह जाती है। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।